हेलो एवरीवन, आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस ऑफ ए मेटल रिप्रेजेंट टोटल इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी रिलीज्ड ऑन अनलोडिंग। जब मैं किसी भी मेटल में लोड लगाता हूँ तो उसमें स्ट्रेन आना स्टार्ट हो जाता है। इस स्ट्रेन के कारण जो मेटल है वो एक एनर्जी अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, और जब मैं इस स्ट्रक्चर को अनलोडिंग कर देता हूँ, मतलब स्ट्रक्चर से लोड हटा देता हूँ, तो स्ट्रक्चर जो मेरा मेटल है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है और वो जो एनर्जी जो इसने स्टोर की थी उसको रिलीज कर देता है। इसी एनर्जी को हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो मेरा मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी रिलीज्ड on unloading. It is equal to area under load deflection curve within elastic limit. Within elastic limit जो लोड और डिफ्लेक्शन का जो कर्व है उसके अंदर जितना भी एरिया है उसको हम बोलेंगे रेजिलियंस। ओके एवरीवन, अब हम देख लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस इज इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट। रेजिलियंस में हम लोड डिफ्लेक्शन कर्व की बात कर रहे थे, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करेंगे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में इलास्टिक लिमिट तक जो हमारा एरिया आता है उसको हम बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस को हम यूआर से डिफाइन करेंगे। तो यूआर इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। हमने देखा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि अप टू इलास्टिक लिमिट जो कर्व है मेरा स्ट्रेट लाइन रहता है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा एक ट्राइंगुलर फॉर्मेशन हो जाता है, और ट्राइंगल का हम एरिया जानते हैं हाफ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ तक मेरी स्ट्रेस थी और ये मेरी स्ट्रेन थी। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो हाफ इंटू ये ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो यहाँ से मुझे इसका एरिया मिल जाता है। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि अप टू इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस आती है उसको हम यील्ड स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिग्मा ई की जगह लिख दिया सिग्मा वाई, क्योंकि जो यील्ड स्ट्रेस है वही इलास्टिक स्ट्रेस के बराबर हो गई। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि ई जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हम पढ़ चुके हैं वो बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। तो यहाँ से मैं स्ट्रेन बराबर क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा अपॉन ई। और जब मैं इसको इसमें पुट करता हूँ तो मेरा फाइनल फॉर्मूला निकल के आ जाता है यू आर इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e। तो ये मेरा हो गया रेजिलियंस, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस का फॉर्मूला। हम आगे देखते हैं। ग्रेटर रेजिलियंस इज डिजायरेबल फॉर स्प्रिंग एक्शन एंड डैम्पिंग एक्शन। जो रेजिलियंस क्या था? हमारे एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज करने की कैपेबिलिटी। तो जितना ज़्यादा वो एनर्जी अब्जॉर्व करेगी उतना ही वो किसी डैम्पिंग एक्शन या स्प्रिंग एक्शन को अच्छे से एब्जॉर्व कर पाएगी। इसीलिए हम जो स्प्रिंग एक्शन, जहाँ पर स्प्रिंग एक्शन या डैम्पिंग एक्शन रिक्वायर होता है वहाँ पर ग्रेटर रेजिलियंस वाले मेटल का यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि सिग्मा वाई इज ग्रेटर फॉर हाई टेंसाइल स्टील देन फॉर माइल्ड स्टील। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम इज मोर इन हाई टेंसाइल स्टील, इसीलिए उसका सिग्मा वाई भी ज़्यादा होता है। इसीलिए हम जहाँ पर स्प्रिंग एक्शन रिक्वायर होता है वहाँ पर हाई टेंसाइल स्टील का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी टफनेस। इट रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन ए मेटल अप टू इट्स फ्रैक्चर स्टेज। जो मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था उसमें फ्रैक्चर स्टेज तक जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं हम टफनेस। लेकिन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं, जब हम केवल टफनेस की बात करेंगे तो हम लोड डिफ्लेक्शन कर्व देखेंगे। वहीं पर अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ टफनेस की बात करूंगा तो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे। तो टफनेस हो गया मेरा लोड डिफ्लेक्शन कर्व में फ्रैक्चर तक जो वैल्यू जो एनर्जी स्टोर होती है उसको टफनेस बोलेंगे, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो फ्रैक्चर पॉइंट तक जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या बोलेंगे? मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? इट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैच और एब्रेशन। मतलब स्क्रैच
या एब्रेशन, एब्रेशन मतलब वियर एंड टियर भी होता है। तो स्क्रैच के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं हार्डनेस। मान लीजिए अगर मैं किसी मेटल को नाइफ से या नेल से स्क्रैच कर देता हूँ और उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं तो वो मेटल कैसा है, वो हार्ड नहीं है। वहीं पर अगर उसमें स्क्रैच नहीं आते तो वो मेटल कैसा है, हार्ड है। नेक्स्ट मेरी प्रॉपर्टी है टेनेसिटी। टेनेसिटी क्या होता है, इट इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मतलब किसी भी मेटल के टूटने से पहले उसमें कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसको कितना खींचा जा सकता है, उस स्ट्रेंथ को बोलते हैं टेनेसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी बस्टिंग स्ट्रेंथ। तो बस्टिंग स्ट्रेंथ क्या है, इट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अंडर ट्राई एक्सियल इक्वल एंड अलाइक लोडिंग। मान लीजिए ये कोई मेटल है, इसमें मैं ट्राई एक्सियल लोडिंग लगाता हूँ। ट्राई एक्सियल लोडिंग मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग भी, वाई एक्सिस के अलोंग भी और जेड एक्सिस के अलोंग भी लोडिंग लगाता हूँ। और कैसी, अलाइक मतलब एक जैसी लोडिंग लगाता हूँ। तो इस केस में मेरी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी निकल के आएगी उसको मैं बोलूँगा बस्टिंग स्ट्रेंथ। तो बेसिकली टेनेसिटी और बस्टिंग स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ का ही एक पार्ट है, बट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के लिए ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं। ओके एवरीवन।